जय होम्योपैथी, जय हनीमैन। हम एक एक एपोरिज्म के ऊपर चर्चा किए जा रहे हैं और आज उसी रास्ते पे एक कदम हम आगे चलेंगे। एपोरिज्म नंबर 157 के अंदर मास्टर हमें क्या कहना चाहते हैं, वो एपोरिज्म जिसका बहुत गलत इस्तेमाल हो रहा है। बच्चों कभी भी कोई दवाई देते हैं और उसके बाद कुछ भी होता है तो तुरंत आके बोल देते हैं सर उसमें अग्रावेशन आ गया। क्यों? क्योंकि वो एग्रावेशन के बारे में जानते हैं, समझते नहीं हैं। तो क्या है होम्योपैथिक एग्रावेशन? कब कब होम्योपैथिक एग्रावेशन हमें देखने को मिलता है? होम्योपैथिक एग्रावेशन देखने को मिले तो हमें क्या करना है? कब कब सिम्टम बढ़ जाए तो वो होम्योपैथिक एग्रावेशन नहीं होते हैं? ये सब चीजें हमें सीखनी है और वो सब हमें बताते हैं मास्टर एपोरिज्म नंबर 157 के। तो हर व्याख्यान की शुरुआत एक अच्छे वाक्य के साथ। मन ही मनोरथ छांडी दे, तेरा किया न होई, पानी में गीव नीक से, तो रूखा खाए न कोई। अर्थात मनुष्य मात्र को समझाते हुए कबीर साहब कहते हैं कि मन की इच्छाएं छोड़ दो, उन्हें तुम अपने बूते पे पूर्ण नहीं कर सकते हो। यदि पानी से घी निकल आता तो कोई रूखी रोटी न खाता। किसी को रूखा खाना किसको पसंद है? किसको ऐसा है कि मैं रूखी रोटी खाऊं? सब मन से ऐसा ही विचार करते हैं ना, मुझे तो अच्छे सी घी वाली रोटी मिले, अच्छी चीजें खाने को मिले, अच्छा मिले, मैं ऐसे करके पानी में से घी निकाल लूं। पानी इजीली अवेलेबल है लेकिन उसमें से घी नहीं निकलता है, क्योंकि हम मन से सोचते हैं कि जैसे पानी मिल रहा है तो हम पानी में से घी निकाल लें। कबीर साहब उसको एग्जाम्पल दे के हमें समझा रहे हैं कि हमारे मन की इच्छा है कि पानी में से घी निकल जाए और मैं सूखी रोटी ना खाऊं, घी लगा के खाऊं, लेकिन हमारे मन की इच्छा अपने बूते पे कभी पूर्ण नहीं होती है। उसके लिए मेहनत करनी होती है, घी कमाना पड़ता है, पैसे कमाने पड़ते हैं, या तो अपने गैया रखनी पड़ती है, भैंस रखनी पड़ती है, उसको खिलाना पड़ेगा, और वो जब दूध देगी उस दूध को जब दही बनेगा और उस दही में से मक्खन निकलेगा, उसको गर्म करेंगे, तब जाके हमें घी खाने को मिलेगा ना। तो ऐसे ही हम पानी में से घी नहीं निकाल सकते हैं। सो उसी तरीके से अपने मन की इच्छाएं होती है ना। ये होता ना तो मैं ये कर देता, ऐसा होता तो मैं ऐसा कर देता, वो तो क्यों कैसा कर रहे हैं, हम होते तो हम ऐसा कर देते, वो तो मुझे होम्योपैथी ही करनी है, लेकिन हमारे यहाँ है ना, क्या बोलते हैं वो, अवेयरनेस नहीं है। मैं होम्योपैथी में क्या है, वो तो ऐसे यूं की जा सकती है, लेकिन वो क्या है ना, हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है। ऐसा होता ना तो मैं होम्योपैथी ही करता, मैं अगर सिटी में प्रैक्टिस कर रहा होता तो मैं होम्योपैथी ही करता, अगर मेरे पापा के पास 10 लाख रुपए होते, मेरे ऊपर कमाने की जिम्मेदारी नहीं होती, तो मैं होम्योपैथी ही करता। अपने जो मन की इच्छाएं होती हैं वो अपने बूते के ऊपर पूर्ण नहीं होती है, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए हमें गैया रखनी पड़ती है, उसको खिलाना पड़ता है, धोना पड़ता है, उसका गोबर भी उठाना पड़ता है, फिर जाके हमें दूध मिलता है, और उस दूध को दही बनाना पड़ता है, उसके बाद उसमें से मक्खन निकलता है, उस मक्खन को गर्म करेंगे ना तब घी मिलेगा, और तब हम सूखी रोटी नहीं खाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, मेहनत नहीं करते हैं। सिर्फ देयर इज डिफरेंस होता है ना इच्छा और उद्देश्य के बीच में। बहुत से लोगों की इच्छा होती है कि हम होम्योपैथी करें, बहुत से लोगों की इच्छा होती है कि हम होम्योपैथी सीखें, लेकिन बहुत कम लोगों का उद्देश्य होता है कि हम होम्योपैथी करें, बहुत कम लोगों का उद्देश्य होता है कि हम होम्योपैथी सीखें। क्योंकि इच्छा क्या है? इच्छा का मतलब क्या होता है? इच्छा तो मेरे भी है कि मैं 56 भोग खाऊं, मैं बैठा रहूं, पेशेंटों की लाइन लगी रहे, ये सब इच्छाएं होती है ना। उद्देश्य वो होता है जिसके पीछे आप डट के मेहनत करते हैं, और इच्छा वो होती है जो आपकी इच्छा होती है। बात समझ में आ रही है? बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है कि हमें होम्योपैथिक करना है, हमें बहुत कुछ करना है, हम रिस्टोर्ड सीक टू हेल्थ टू क्योर करने की इच्छा रखते हैं। हनीमैन ने पहले ही कहा है कि इच्छा वाले लोगों का होम्योपैथी में कोई काम नहीं है। द हाई एंड ओनली मिशन ऑफ द फिजिशियन इज क्या है?
एपोरिज्म नंबर 1, यस, टू रिस्टोर द सिक। और मिशन का मतलब इच्छा नहीं है, मिशन का मतलब उद्देश्य है, जिसके पीछे आप काम करते हैं। बात समझ में आ रही है? जिसके पीछे आप काम करते हैं वो उद्देश्य है। और मन की इच्छाएं होती है ना, वो अपने बूते पे पूर्ण नहीं होती हैं, लेकिन अगर उद्देश्य है तो वो पूर्ण होगा। आपका उद्देश्य है कि नहीं मुझे घी वाली रोटी खानी है, तो आप उसको फुलफिल कर पाएंगे। लेकिन अगर आपकी इच्छा है कि अगर पानी में से घी निकले तो मैं घी वाली रोटी खाऊं, तो वो इच्छा परिपूर्ण होगी या नहीं वो हमें नहीं मालूम है। इसीलिए कबीर साहब हमें समझाते हैं कि मन की इच्छाओं को छोड़ दो, उद्देश्य को पकड़ो। What is your goal? What is your mission? वो उद्देश्य है, और उद्देश्य के ऊपर काम करो, परिपूर्ण होगा। ये फिलॉसफी है। बहुत माइन्यूट डिफरेंसेस हैं इच्छा और उद्देश्य के बीच में, लेकिन उसके ऊपर बहुत जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है रिजल्ट में। बात समझ में आ रही है? अब आप सोचिए, अगर आपकी इच्छा है कि होम्योपैथी सीखना है तो आप नहीं सीख पाएंगे, लेकिन अगर आपका उद्देश्य है कि होम्योपैथी सीखना है तो आपके पास बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे जहां से आप होम्योपैथी सीख सकते हैं। बहुत सारे लोग गुरुकुल के साथ जुड़ते हैं सीखने की इच्छा से, उनमें से उतने ही लोग कंटिन्यू रहते हैं जिनका उद्देश्य सीखना है। बात समझ में आ रही है? क्लियर और नॉट? और यही फर्क होता है फिलॉसफी के अंदर। हमने गुरुकुल के प्रारंभिक व्याख्यान में ही आप लोगों को समझाया कि ऑर्डिनरी स्कूल के मुताबिक काम नहीं होगा। यहां पे नपा जाता है कि ये व्यक्ति आया है वो इच्छा से आया है कि उद्देश्य से आया है या किसी के कहने से आया है। जिसका उद्देश्य होगा वही 2, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 15 टिकेंगे, लेकिन वही सीखेंगे। इच्छा वाले सारे की इच्छा तृप्त हो जाएगी और चले जाएंगे, इच्छा अधूरी रह जाएगी। हमें तो होम्योपैथी सीखना था, माइंड सीखना था, यहाँ तो ऐसा कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है, वही बातें हैं वो दोहरा रहे हैं, छोड़ दो इसको, बस बात खत्म, चलो आगे बढ़ो। बात समझ में आ रही है? पहले डिसाइड कीजिए कि होम्योपैथी करना या होम्योपैथी सीखना वो आपकी इच्छा है कि आपका उद्देश्य है। और उद्देश्य है तो वेलकम, जुड़िए गुरुकुल के साथ। अब देखते हैं एपोरिज्म नंबर 157 क्या कहना चाहते हैं मास्टर। बट थ्रू इट इज सर्टेन दैट अ होम्योपैथिकली सिलेक्टेड रेमेडी डज by the reason of its appropriateness and the minuteness of the doses gently remove and annihilate the acute disease along analogous to it। क्या कहते हैं कि जो मेडिसिन होम्योपैथिकली चूज की गई है, होम्योपैथिकली मतलब जो होम्योपैथिक दवाई है वो नहीं, जो दवाई लॉ ऑफ सिमिलिया के सिद्धांत के ऊपर चूज की गई है, जो दवाई टोटालिटी बना के चूज की गई है, जो दवाई केस रिसीविंग करके PQRS निकाल के टोटालिटी बना के सिलेक्ट की गई है, उसी दवाई को होम्योपैथिकली सिलेक्टेड रेमेडी कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? फिलोसॉफी के अंदर शब्दों के अलग अलग अर्थ होते हैं, और यहां पे हनीमैन किस अर्थ में बात करते हैं वो हमें समझना चाहिए। होम्योपैथिकली सिलेक्टेड मेडिसिन का मतलब मर्कसोल से या सल्फर से या सोराइनम से या ट्यूबरकुलाइनम से या एलियम सेपा से नहीं है। होम्योपैथिकली सिलेक्टेड मेडिसिन का मतलब जो मेडिसिन एकाध रूब्रिक या सिंगल मेडिसिन रूब्रिक या एकाध सिम्टम या कुछ मेंटल्स या कुछ अलग थियरियों से उस प्रकार के मेंटल बता रही है, वो भी नहीं है। हनीमैन की दृष्टि से होम्योपैथिकली सिलेक्टेड रेमेडी का मतलब होता है जिसको हेल्दी ह्यूमन बीइंग के ऊपर प्रूव किया गया है, सिम्टम नोट किए गए हैं, और उसी तरीके के सिम्टम डिसीज्ड ह्यूमन बीइंग के अंदर हमें मिले हैं, हमने टोटालिटी बनाई है और वो टोटालिटी उस मेडिसिन से मैच कर रही है। उस दवाई का नाम XYZ कुछ भी हो सकता है, उस दवाई को हनीमैन यहाँ पे बोल रहे हैं होम्योपैथिकली सिलेक्टेड रेमेडी।
बात समझ में आ गई? तो उसी की बात है। अब आपने कुछ रूब्रिक निकाल के दवाई सिलेक्ट की है या आपने कुछ अलग थियरियां लगा के दवाई सिलेक्ट की है, तो वहां पे ये हनीमैन के रूल्स एंड रेगुलेशन लागू नहीं होंगे। हनीमैन का ये एपोरिज्म नंबर 157 का रूल वहां पे ही लागू होगा जहां पे मेडिसिन होम्योपैथिकली सिलेक्टेड है। बात समझ में आ रही है? हमारे पास लोग आते हैं, रेफरेंस दिखाते हैं, देखिए हनीमैन ने एपोरिज्म नंबर 157 के अंदर दिखा है कि होम्योपैथिक एग्रावेशन आता है और ये होम्योपैथिक एग्रावेशन है। आपका रेफरेंस सच्चा है, लेकिन हनीमैन किस चीज की बात कर रहे हैं वो समझने में शायद हम गलत हो सकते हैं। देखिए हनीमैन क्या कहना चाहते हैं। सो ये चीजें उन्हीं केस के ऊपर लागू हो रही हैं जिन केस के अंदर होम्योपैथिकली सिलेक्टेड रेमेडी दी गई है। बात समझ में आ रही है? होम्योपैथिक सिलेक्टेड रेमेडी मतलब हनीमैन यहां पे आपको टटोल रहे हैं कि आपका केस रिसीविंग प्रॉपर है, वहां पे आप अनप्रिजुडाइज हैं, आपने अच्छे से अच्छे पीक्यूआरएस निकाल रहे हैं, आपने वेल पीक्यूआरएस की टोटलिटी बनाई है और सिम्टम सिमिलरिटी की है, तभी आपकी दवाई होम्योपैथिकली सिलेक्टेड है। अगर इनमें से कहीं भी आप प्रॉपर नहीं है, आपका मतलब हम भी आ गए, सब लोगों की बात है हनीमैन की दृष्टि में। अगर आपका केस रिसीविंग प्रॉपर नहीं है, इधर आप प्रिजुडाइज हो चुके हैं, इधर आपने पीक्यूआरएस अवॉइड किए हैं, इधर आपने पीक्यूआरएस वही लिए हैं जो आप लेना चाहते थे, इधर आपने कुछ फिक्स सिम्टम रखे हैं वही लिए हैं, आपने कहीं पे भी इग्नोरेंस ले लिया है, कोई अच्छे सिम्टम है उनको आप घुमा चुके हैं, कुछ भी कर चुके हैं, या तो आपने अच्छी टोटालिटी नहीं बनाई है, टोटालिटी में सिर्फ मेंटल सिम्टम लिए हैं या सिर्फ पर्टिकुलर सिम्टम लिए हैं, या तो टोटालिटी में वही सिम्टम लिए हैं जो आप बार बार ले रहे हैं, या तो आपने टोटालिटी को अच्छे से मेडिसिन के साथ मैच नहीं किया है, या तो आपकी मेडिसिन है वो प्रूव्ड मेडिसिन नहीं है, हाइपोथेसिस के बेस के ऊपर है, इसमें से कुछ भी है, तो वहां पे ये एपोरिज्म लागू नहीं होगा, क्योंकि वो मेडिसिन होम्योपैथिकली सिलेक्टेड मेडिसिन नहीं हो सकती। बात समझ में आ रही है? हनीमैन कितना अच्छे तरीके से लिख के गए हैं। But through it is a certain that a homeopathically selected remedy does by reasons of its appropriateness and the minuteness of the doses gently कैसे रिमूव करते हैं? एपोरिज्म नंबर 2, रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोरेशन। So gently remove and annihilate the acute disease। यहां पे किन डिसीजेस की बात कर रहे हैं हनीमैन? acute disease alongus to it without manifesting its other unhomeopathic symptom। so हमने जब आगे भी एपोरिज्म 154, 155, 156 में देखा कि हम अगर जब भी होम्योपैथिक दवाई देते हैं तो वो दवाई प्रूविंग के दौरान जो सिम्टम देती है, ट्रीटमेंट के दौरान सारे सिम्टम प्रोड्यूस नहीं करेगी, वैसे ही सिम्टम प्रोड्यूस करेगी जो वो पर्सन सेंसिटिव है, जहां जिस जगह पे डिसीज्ड पैथोलॉजी है उस जगह पे ही मेडिसिनल सिम्टम्स डेवलप होंगे, और अकॉर्डिंग टू नेचर्स लॉ ऑफ क्योर वीकर डायनेमिक अफेक्शन इज परमानेंटली एक्सटिंग्विश्ड, डायनेमिक natural disease is permanently removed by medicinal disease। लेकिन आपने अगर मेडिसिन सल्फर प्रिस्क्राइब किया है रिंगवर्म के लिए, तो उस पेशेंट के अंदर वो सल्फर पाइल्स पैदा नहीं कर देगा, वो हमने आगे देख लिया। सो अनहोम्योपैथिक सिम्टम पैदा नहीं होंगे। इसीलिए हम आपको बार बार समझा रहे हैं कि होम्योपैथिक का मतलब सिद्धांतों से है, दवाइयों से नहीं है। होम्योपैथिक का मतलब है सिमिलर टू दैट। सो विदाउट मैनिफेस्टिंग इट्स अदर अनहोम्योपैथिक सिम्टम, मतलब नॉन सिमिलर टू द डिसीज। डिसीज के जो भी सिम्टम पैदा हुए हैं उसके सिमिलर सिम्टम ही दवाई के द्वारा पैदा होंगे। दवाई दूसरे 5000 सिम्टम प्रोड्यूस कर सकती है, लेकिन उस केस में नहीं करेगी। बात समझ में आ रही है? हमारे पास बहुत सारे खिलाड़ी हैं,
लेकिन जब हम न्यूजीलैंड के लिए टीम सिलेक्ट करके भेज रहे हैं तो वहां पे वही 15 खिलाड़ी खेलेंगे। अगर आपको वो, इसीलिए हम कह रहे हैं कि आपके पास टाइम हो तो एक एक व्याख्यान देखिए, फिर से देखिए, क्योंकि हर व्याख्यान एक दूसरे के साथ लिंक में है। अगर एक व्याख्यान नहीं समझे हैं और दूसरा देखने को बैठे हैं तो नहीं समझ आएगा, लगेगा ये क्या बक बक कर रहे हैं, ये सब तो हम जानते हैं। बात समझ में आ रही है? आप सब जानते हैं व्हाट इज होम्योपैथी, लेकिन जब हनीमैन बात कर रहे हैं कि होम्योपैथिक सिलेक्टेड मेडिसिन, तो क्या सोचना है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। That is to say, without the production of new serious disturbance, yet it usually immediately after ingestion for the first hour or for a few hours cause a kind of slight aggravation when the dose has not been sufficiently small, and into bracket where the dose has been somewhat too large, however for a considerable number of the hours. So, जब एक्यूट डिसीज के अंदर हम दवाई देते हैं तो वो कोई सीरियस डिस्टरबेंस पैदा नहीं करेगी। अगर हमारी दवाई कैसी है, होम्योपैथिकली सिलेक्टेड है, तो ये सारी बातें वहीं पे हैं। पहले हैशटैग होम्योपैथिकली सिलेक्टेड रेमेडी, उसके बाद ही सारी बातें लागू होती हैं। अब हम अपने अंदर देखें तो क्या हमारा केस रिसीविंग प्रॉपर होता है, क्या हम अनप्रिजुडाइज होते हैं, क्या हमारे अंदर फिक्स थॉट पैटर्न नहीं है, क्या हम उसमें से अच्छे PQRS हमने निकाले हैं, क्या टोटालिटी अच्छे से क्रिएट की है और मेडिसिन को सिमिलरिटी के बेस के ऊपर मैच किया है, तो ही सोचना कि एग्रावेशन आया है, वरना एग्रावेशन के बारे में सोचना ही नहीं है। It is usually immediately after ingestion for the first hour, एकाध कलाक के लिए और थोड़े घंटों के लिए, cause a kind of slight aggravation। कितना है? Slight aggravation। और कब? हर केस में नहीं। When the dose has not been sufficiently small, डोज कैसा होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए। लेकिन जब डोज सफिशिएंटली स्मॉल नहीं है तब हमें स्लाइट एग्रावेशन देखने को मिलता है। और अब हम आपको क्वेश्चन करते हैं कि स्मॉल डोज किसे कहा जाता है? स्मॉल डोज का मतलब क्या है? मदर टिंचर को स्मॉल डोज बोलेंगे, 6C को स्मॉल डोज बोलेंगे, 12C को स्मॉल डोज बोलेंगे, 30 को स्मॉल डोज बोलेंगे, 200 को बोलेंगे कि 1M को बोलेंगे? इन सब में से माइन्यूट डोज कौन सा है? हम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, मदर टिंचर, 6C, 12C, 30, 200 और 1M, इन सब पोटेंसी में स्मॉल डोज किसे कहा जाएगा? आप हनीमैन को क्या समझे हैं, उसके लिए यह प्रश्न है। हनीमैन ने पहले ही लिटी में कह दिया है, by through it is certain that a homeopathically selected remedy does by reason of its appropriateness and the minuteness of the dose। so इन सब के अंदर minute dose कौन सा है? जवाब दीजिए जितने भी लोग हैं, ऐसे नहीं चलेगा भाई। माइन्यूट डोज किसे कहा जाता है? मदर टिंचर को
जहां पे कम से कम मेडिसिन हो, ठीक है ना? एग्री आप सब? एग्री और नॉट? नहीं नहीं, पहले रिपीटेशन हम बाद में सोचेंगे। पहले तो हम ये बोल रहे हैं कि इन इतनी पोटेंसिया हैं, इन पोटेंसियों में से सबसे माइन्यूट डोज कौन सा होगा, स्मॉल डोज कौन सा होगा? माइन्यूटनेस ऑफ द डोज, माइन्यूट का मतलब क्या होता है? कम से कम पोटेंसी या कम से कम जिसमें दवाई हो वो पोटेंसी। हाँ कहिए कहिए। हम आपसे सीधा प्रश्न कर रहे हैं, कम से कम पोटेंसी को माइन्यूट या स्मॉल डोज कहा जाएगा, या जिसमें दवाई का भाग कम से कम हो उसको माइन्यूट या स्मॉल डोज कहा जाएगा? यस, वेरी गुड। हायर पोटेंसी वाला जिसमें कम से कम मटेरियल हो उसको माइन्यूट डोज कहा जाएगा। बात गले से उतर रही है कि नहीं उतर रही है? किसी को कोई प्रश्न? जब तक हम हनीमैन को समझ रहे हैं, हनीमैन हमें बता रहे हैं कि मदर टिंचर से 3C माइन्यूट है, 3C से 6C माइन्यूट है, 6C से 12C माइन्यूट है, 12C से 30 माइन्यूट है, 30 से 200 माइन्यूट है और 200 से 1M माइन्यूट है। हम गलत हो सकते हैं, हमारी भूल भी हो सकती है, तो हमें सुधारिए। क्लियर, समझ आ रही है बात? क्योंकि मदर टिंचर में सबसे ज्यादा मेडिसिन होती है, 3C में मदर टिंचर से कम, 6C में उससे कम, 12C में उससे कम, 30C में उससे कम, 200C में उससे कम, 1M में उससे कम। बात क्लियर हो रही है? where the dose has been somewhat too large, however for a considerable number or hours, kind slight aggravation when the dose has not been sufficiently small। मतलब एग्रावेशन कब मिलेगा? जब हायर पोटेंसीज यूज करेंगे तब, कि जब लोअर पोटेंसीज यूज करेंगे तब? दिमाग चलाओ। एग्रावेशन हमें मदर टिंचर्स यूज करने में देखने को ज्यादा बार मिल सकता है कि 30 यूज करने में? स्मॉल डोज, जितनी पोटेंसी हायर उसका मतलब स्मॉल डोज है। यस, वेरी गुड। एग्रावेशन हमें मदर टिंचर्स और लोअर पोटेंसीज यूज करते समय देखने को ज्यादा मिल सकता है, रादर पोटेंसीज। सो जब हम 30, 200 या 1M प्रिस्क्राइब करते हैं और हम बोलते हैं कि सर देखिए ना होम्योपैथिक एग्रावेशन आ गया, हाउ यू जज कि इट इज होम्योपैथिक एग्रावेशन? हम हनीमैन को समझे ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? दैट्स व्हाई LM पोटेंसीज यूज करते वक्त कम से कम एग्रावेशन देखने को मिलता है। क्यों? बात समझ में आ रही है? यस, मेडिसिनल सब्सटेंस बहुत कम हो रहा है। सो अगर आप फ्रीक्वेंटली मदर टिंचर या 6C, 12C या 3C प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो उस केसेस के अंदर हमें एग्रावेशन की संभावना सोचनी चाहिए। जब हम 30, 200 और 1M यूज कर रहे हैं और हम बोलेंगे कि सर हमने दिया और एग्रावेशन आ गया, इसका मतलब हम हनीमैन को और होम्योपैथी को अभी तक समझे ही नहीं है।
बात समझ में आ रही है? हम सबको पता है होम्योपैथी क्या है और लॉ ऑफ सिमिलिया क्या है, होम्योपैथिक एग्रावेशन क्या है, सबको मालूम है। बात क्लियर हो रही है? तो स्मॉल डोज उसे कहा जाता है, और स्मॉल डोज केस टू केस अलग अलग होगा। किसी के अंदर स्मॉल डोज मदर टिंचर भी स्मॉल डोज है, किसी केस के लिए 1 mg भी स्मॉल डोज है, किसी केस के लिए 1 mg सुबह दोपहर शाम भी स्मॉल डोज हो सकता है, किसी केस के लिए 30 का 1 डोज भी स्मॉल डोज हो सकता है। स्मॉल डोज की व्याख्या अलग अलग है। हनीमैन ने कोई एक पर्टिकुलर बंधारण नहीं दिया है। कभी कभी 2 ग्लोब्यूल्स भी स्मॉल डोज हो सकता है, कभी 20 ग्लोब्यूल्स भी स्मॉल डोज हो सकता है। और एक्यूट डिसीज के अंदर जब हम लोअर पोटेंसीज या मदर टिंचर्स यूज करते हैं, तब हमें कुछ घंटों के लिए लगता है कि बीमारी थोड़ी बढ़ सी गई है। उसी को होम्योपैथिक एग्रावेशन कहा जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? Which has so much resemble to the original disease that it seems to the patient to be an aggravation of his own disease, but it is in reality nothing more than an extremely similar medicinal disease, somewhat exceeding in the strength the original affection. So बात तब की है जब acute disease की हो, बात तब की है जब अच्छे से अच्छा केस रिसीविंग हुआ हो, अच्छे से अच्छे PQRS मिले हो, हम अनप्रिज्यूडाइज रहे हो, अच्छे से अच्छी टोटालिटी बना के लॉ ऑफ सिमिलिया के बेस के ऊपर मेडिसिन सिलेक्ट की हो, और एक्यूट डिसीज हो, लोअर पोटेंसीज या मदर टिंचर्स प्रिस्क्राइब किए गए हो, तब कुछ घंटों के लिए हमें लगता है कि तकलीफ बढ़ गई है। मरीज को ऐसा लगेगा, अभी जाओ, मरीज को ऐसा लगेगा कि तकलीफ बढ़ गई है, बेसो 5 मिनट, कि तकलीफ बढ़ गई है, लेकिन वो तकलीफ बढ़ी हुई तकलीफ नहीं होती है। लेकिन तकलीफ जैसी ही मेडिसिनल डिसीज होती है, और अकॉर्डिंग टू एपोरिज्म 26 Nature's law of cure, a weaker dynamic affection is permanently extinguished by the stronger one. बात समझ में आई? जब हम लोअर पोटेंसीज यूज करते हो, जब हम क्रॉनिक डिसीज ट्रीट कर रहे हो, जब हमारा केस रिसीविंग प्रॉपर न हो, जब हम प्रिज्यूडाइज होके केस लेते हो, हम अभी उस उच्च लेवल तक न पहुंचे हो, जब तक हम केस रिसीविंग को 360 एंगल से न देखते हो, हमारी टोटालिटी के अंदर कॉमन सिम्टम ज्यादा हो, टोटालिटी अच्छे से फॉर्म न हुई हो, PQRS कम हो, कॉमन सिम्टम ज्यादा हो, और जब हम किसी कोई स्पेसिफिक दवाइयां देते हो, तब तक हमें एग्रावेशन के बारे में नहीं सोचना है। अगर आपका डिसीज बढ़ जाता है तो उसका और कुछ कारण हो सकता है, वो होम्योपैथिक एग्रावेशन नहीं हो सकता है। बात समझ में आई? बात क्लियर हुई? होम्योपैथिक एग्रावेशन इज नॉट रूटीन टर्म और यूजुअल प्रैक्टिस में देखने को मिलने वाली चीज नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, स्किन डिसीज हुआ, सल्फर दे दी, फिर दूसरे दिन पेशेंट ने बोला खुजली बहुत आई, देखो होम्योपैथिक एग्रावेशन आया। इसी को होम्योपैथिक एग्रावेशन इस तरीके से देखने को नहीं मिलते हैं। हाँ दोस्तों, जब तक हमारा अनुभव है, हो सकता है हम गलत हों, और हम ज्यादातर क्या बोलते हैं, देखो सल्फर 1 mg में दिया ना इसीलिए एग्रावेशन आया। नहीं मिलता है। अगर 30 से नीचे भी 6C में या 3C में या ऐसी पोटेंसीज में दिए हो तो एग्रावेशन देखने को मिलने के चांसेस हैं, और वो भी अगर सिमिलर मेडिसिन सल्फर हो रही है तो। बात समझ में आ रही है? हम कितनी गलतियां कर रहे हैं, और फिर भी हम सोचते हैं कि हमें तो सब कुछ मालूम है। अभी तक हम वही सोच रहे थे कि 30 से एग्रावेशन नहीं मिलता है, 1 mg से एग्रावेशन मिलता है, लेकिन हनीमैन यहां में तो कुछ उल्टा समझा रहे हैं।
जी कहिए, क्वेश्चन है तो पूछिए। सही और गलत द्वंद के बीच में नहीं फंसना है। एवरीथिंग इज राइट व्हेन यू आर फॉलोइंग द रूल ऑफ ऑर्गेनन। और जब आपका उद्देश्य अच्छा है, आपका एपोरिज्म 1 के ऊपर चल रहे हैं कि आप रिस्टोर द सिक टू हेल्थ टू केयर करने के लिए चल रहे हैं, तो वहां पे सही गलत कुछ नहीं होता है। बात एग्रावेशन की है कि होम्योपैथिक एग्रावेशन हम जब तक हनीमैन को समझ रहे हैं तब तक लोअर पोटेंसीज से आना चाहिए, और वो भी एक्यूट डिसीज में। क्रॉनिक डिसीज की बात क्या है वो आगे के एपोरिज्म्स में देखेंगे। तब की बात है। सो एक्यूट डिसीजेस के अंदर हमें ऐसा लग रहा है कि हायर पोटेंसीज से ज्यादा लोअर पोटेंसीज में एग्रावेशन देखने को मिलना चाहिए। हम समझे हैं हनीमैन को तब तक, हो सकता है कि हम गलत हों तो हमें सुधारिएगा, इतना हमारा बहुत अनुभव नहीं है अभी तक, और अपने गुरुजनों से भी इतना हमारा संपर्क नहीं है कि हम उनको बार बार डिस्टर्ब कर पाए, पूछ पाए। आ सकता है, लेकिन अगर आपने मदर टिंचर, आपका मदर टिंचर होम्योपैथिकली सिलेक्टेड है तो बात समझ में आ रही है। हनीमैन ने पहले शर्त रखी है, हैशटैग होम्योपैथिकली सिलेक्टेड। आपने ऐसे ही सर्दी जुकाम है और जस्टिस या आधा टोड़ा मदर टिंचर प्रिस्क्राइब कर दिया तो वो होम्योपैथिकली सिलेक्टेड नहीं हुआ। डायरिया है और आपने कैम्फोरा मदर टिंचर प्रिस्क्राइब कर दिया तो वो होम्योपैथिकली सिलेक्टेड नहीं हुआ। अगर आपने केस रिसीविंग किया, पीक्यूआरएस निकाले, टोटालिटी बनाई, और जो सिमिलर दग आ रही है वो Q3C या 3X 6X के अंदर प्रिस्क्राइब किया तो वो होम्योपैथिकली सिलेक्टेड होता है। ये कंट्रोवर्शियल फैक्टर है, बात समझ में आ रही? अभी तक सब लोग, मैं भी यही समझ रहा था कि 1M से एग्रावेशन आएगा, लेकिन हनीमैन ने यहां पे क्या लिखा है, स्मॉल डोज सफिशिएंटली माइन्यूट डोज, और 1M इज माइन्यूट डोज, तो उससे एग्रावेशन नहीं आना चाहिए। क्लियर? जय होम्योपैथी, जय हनीमैन। होप आप सबको कुछ सीखने को मिला होगा।